नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। क्या आपने भी 3 BHK फ्लैट लिया लेकिन उसमें आपको केवल 2.5 BHK जितनी ही जगह मिली? बाजार में अब नया ट्रेंड है बड़ा फ्लैट साइज दिखाना लेकिन असल में छोटा घर देना। आज के शो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बात होगी लोडिंग के गेम की। हम इसकी पड़ताल करेंगे कि कैसे बढ़ता लोडिंग परसेंटेज होम बायर्स को डबल नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज के शो में चर्चा होगी कि कैसे फ्लैट का साइज तो बढ़ रहा है लेकिन कारपेट एरिया जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा हम चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे फ्लैट साइज जो है वो बढ़ता कम होता जा रहा है। कारपेट एरिया कम हो रहा है लेकिन फ्लैट का साइज बढ़ रहा है। ये एक मेजर मुद्दा जो है आज हम उठाने जा रहे हैं। एक बड़ी चीज जो है वो सबके साथ हो रही है, होम बायर्स के साथ, जिसके चलते जो है लोग परेशान हैं क्योंकि मेट्रो शहरों में लोडिंग जो है वो 30% से बढ़कर 40% तक पहुंच गई है। तो सोचिए अगर आपने 100 गज का घर खरीदा तो 40% जो है वो लोडिंग के नाम पे कट रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि बायर्स को क्यों मिल रही है कम रहने लायक जगह। तो क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है कि होम बायर्स जो है पैसा पूरा दे रहे हैं लेकिन रहने लायक जगह कम मिल रही है। और साथ ही में क्या बड़े प्रोजेक्ट्स में सुविधाओं के नाम पर यह खेल हो रहा है? क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में वादा ये किया जाता है कि आपको क्लब हाउस की सुविधा मिलेगी, स्विमिंग पूल मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सुविधाओं के नाम पर जो है ये पूरा खेल चल रहा है? तो आज के शो में हम ये बड़े मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि कविता जी को आखिरकार क्यों झटका लगा। नोएडा में रहने वाले कविता भटनागर ने पिछले साल अपना सपना पूरा किया। एक बड़ा 3 BHK फ्लैट खरीदा, वो भी 1 करोड़ रुपए में। लेकिन कुछ महीनों में ही उनका सपना एक कंफ्यूजन में बदल गया। दरअसल कविता ने 1450 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया था, लेकिन जब उन्होंने फर्नीचर सेट करवाया तो जगह ही कम पड़ने लगी। तब जाकर उन्हें असली सच्चाई का पता चला। उनका कारपेट एरिया महज 950 स्क्वायर फीट निकला, यानी करीब 35% लोडिंग, जिसे वो पहले समझ ही नहीं पाई। अब उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। तो ये सिर्फ कविता जी की कहानी नहीं है बल्कि ये आजकल आम बात होती जा रही है। इसलिए हम आपके हक का ये मुद्दा जो है आज के शो में उठाने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रियल एस्टेट एनालिस्ट और होमेंस के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि इस मुद्दे पर कई शहरों में होम बायर्स को ऑलरेडी एडवाइस कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। थैंक यू पल्लवी। तो आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन पूरे असल मुद्दे पर आने से पहले मैं सबसे पहले प्रदीप जी ये समझना चाहती हूँ कि लोडिंग जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं वो आखिरकार क्या होती है, और आज ये हमारे जितने भी दर्शक हैं जो होम बायर्स हैं उनके लिए ये समझना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए पल्लवी, लोडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो के लिए समझना जरूरी नहीं, बहुत बहुत जरूरी है। लोडिंग वो परसेंटेज है जो बिल्डर अपने फ्लैट के कारपेट एरिया से मतलब उसके ऊपर जोड़ता है, जिससे सुपर बिल्टअप एरिया या सुपर एरिया बनता है। इसमें कॉमन एरियाज जैसे कि लिफ्ट, स्टेयर्स, लॉबी, क्लब, जिम, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडिंग मतलब साथ में पार्किंग भी कहूंगा मैं, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इसीलिए अगर फ्लैट का कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है और लोडिंग 40% उसके अंदर है तो इसका सुपर एरिया 1400 स्क्वायर फीट हो जाता है। और मार्केट में जो सेल होता है वो 1400 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल होता है। ये समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इतना ज्यादा लोडिंग मतलब जितना ज्यादा लोडिंग होगा उतना ही रहने लायक आपको जगह कम मिलेगी, जो यूजेबल स्पेस है वो आपको कम मिलेगा। और ज्यादा प्राइस, अगर लोडिंग ज्यादा है तो आपकी जो प्राइस कैलकुलेशन है वो सुपर एरिया के हिसाब से हो रही है, तो आपको उतना ही ज्यादा एरिया के हिसाब से ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। कई बार लोग पेपर पे बड़ा फ्लैट साइज सुपर एरिया देखकर जगह तो ले लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने इतना बड़ा फ्लैट लिया है, लेकिन असलियत ये होती है कि कारपेट एरिया के नाम पे उनके साथ ठगी हो जाती है और बहुत कम एरिया उनको मिलता है।
ठीक है, तो कारपेट एरिया के नाम पर जो है आपके साथ ठगी हो सकती है अगर लोडिंग ज्यादा है, जो कि हम अक्सर देख भी रहे हैं आजकल के वक्त में जो है वो हो भी ऐसा ही रहा है कि कारपेट एरिया जो है वो आपको कम मिल रहा है, लेकिन लोडिंग के नाम पर बिल्डर्स जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो लेकिन प्रदीप जी, ये जो सुविधाएं जो है देने की बात हमेशा बिल्डर्स करते रहते हैं, डेवलपर्स उसके नाम पे एरिया तो हमारा काटे जा रहे हैं, कारपेट एरिया कम किए जा रहे हैं। वाकई वो सुविधाएं जो है उतनी मिलती भी हैं जितना ये बार बार बिल्डर्स का दावा रहता है कि भाई हमने आपको इतनी सुविधाएं दी भी है? ये बेसिकली एक आम आदमी जो है चेक कैसे करेगा कि भाई मेरे को वाकई उतनी सुविधाएं मिली भी हैं कि जितना डेवलपर्स का दावा है? देखिए पल्लवी, ये ट्रेंड जो है फैक्ट है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के बाद मार्केट बहुत सिनेरियो चेंज हुआ है। डेवलपर्स लग्जरी फैसिलिटीज देने के नाम पर अब लोडिंग बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे सुपर बिल्टअप एरिया तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कारपेट एरिया बहुत बहुत कम होता हुआ जा रहा है। यानी आप ज्यादा पैसे देकर भी कम स्पेस ले रहे हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों की लग्जरी की डिमांड बढ़ी, एमिनिटीज की डिमांड बढ़ी, तो एमिनिटीज की लोडिंग भी आपके कारपेट एरिया पर आ रही है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है तो सुपर एरिया 1400 स्क्वायर फीट है, मतलब 40% की लोडिंग है। अब जब आप इसे रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, जब डेवलपर 1400 स्क्वायर फीट बताता है कि मेरा सुपर एरिया है और 1000 स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया दे रहा हूं, तो ऊपर से जब रिवर्स कैलकुलेशन होती है तो कारपेट एरिया 71 पॉइंट समथिंग, मतलब 71.5 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, ये आपका कारपेट एरिया नजर आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28.5% की लोडिंग। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कारपेट एरिया के ऊपर लोडिंग है, तो रिवर्स कैलकुलेशन ना करते हुए हमें हमेशा जो ऊपर से कैलकुलेशन करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए जो मतलब 1000 को जितना सुपर एरिया है, 1000 कारपेट है ना, तो सुपर एरिया 1400 के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितने एरिया की असली में ठगी हो चुकी है हमारे साथ। ओके, तो आपको जो है रिवर्स कैलकुलेशन करनी चाहिए, तभी आपको बेहतर पता लग पाएगा कि कितना जो है आपको कारपेट मिल रहा है, कितना सुपर एरिया जो डेवलपर्स दावा कर रहे हैं वाकई है या नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज़ और भी है, हम आजकल देखते रहते हैं कि रेरा जो है वो हर चीज़ में बिल्डर्स के ऊपर एक नकेल कस रहा है। तो लोडिंग में जो इतनी बढ़ोतरी हो रही है, इस पर कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है क्या? इस बारे में रेरा दखल दे सकता है या नहीं दे सकता? देखिए पल्लवी, रेरा ने बिल्डर्स को कारपेट एरिया के बेसिस पे प्राइस दिखाने का रूल बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन लोडिंग पर कोई सीधा कैप की लिमिट अभी तक तय नहीं की गई है। रेरा का दखल पॉसिबल है, आप जरूर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सुपर एरिया बताया गया और कारपेट एरिया आपको कम मिल रहा है, या जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एरिया मेंशन है उस हिसाब से आपको एरिया कम मिल रहा है, तो आप बिल्कुल रेरा जा सकते हैं। लेकिन यहां समझना पड़ेगा, यहां रेरा की कैलकुलेशन जो है वो कारपेट एरिया की थोड़ी सी डिफरेंट है। रेरा कहता है कि ऐसा एरिया जिसमें इंटरनल वॉल्स इंक्लूड होती हैं, एक्चुअल यूजेबल स्पेस, लेकिन जो इंटरनल वॉल्स है जैसे ड्राइंग रूम की वॉल, वॉशरूम की वॉल या बेडरूम की वॉल, ये सब वॉल इंक्लूड होती हैं। तो रेरा का कारपेट एरिया डेफिनेशन भी अलग है और एक्चुअल कारपेट एरिया वो है जहां पर आप यूजेबल स्पेस है, मतलब रूम के अंदर का स्पेस, ये आपका एक्चुअल कारपेट एरिया है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आजकल आप ब्रोशर्स पे देखेंगे भी कि रेरा कारपेट एरिया मेंशन होता है, तो रेरा कारपेट एरिया मेंशन करके कई बार उसे एमएम में लिख दिया जाता है, जो प्रॉपर आम बायर के समझ से बहुत दूर हो जाता है। तो अगर आपकी कंफ्यूजन है तो पहले 10 बार आपको चेक कर लेना है। कंफ्यूजन में प्रॉपर्टी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब क्लैरिटी हो तभी प्रॉपर्टी बुक करनी चाहिए। और पिछले 3 सालों के अंदर जो मैंने देखा है, ये फोमो क्रिएट हुआ है, तो लोग रश में हैं कि शायद ऐसा ना हो कि धरती खत्म हो जाए और हमें प्लॉट या फ्लैट मिलेगी ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पूरा अपने जीवन भर की कमाई देकर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यहां आपको सतर्कता के साथ एक्चुअल एरिया को चेक करके, और टेक्निकली में से पूछे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और बीबीए की कॉपी को पढ़कर, एक एक क्लॉज पढ़कर तब बुक करना चाहिए, उससे पहले बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट के केस में
रेरा जो फॉलो करता है वो आपका म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसी के बेस के ऊपर आपके जजमेंट्स आते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी है कि आपको उसे फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, ये प्रदीप जी आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे तमाम दर्शकों को समझाया है कि कोई भी जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब भी हम प्रॉपर्टी जंक्शन लेके आते हैं तो हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि कोई भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक बार देखना है, समझना है कि बिल्डर कैसा है, वो आपको क्या वादे कर रहा है, क्या वो वादे वो लिखित में दे रहा है, नहीं दे रहा है। तमाम चीज़ें जो हैं पहले आप अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद ही किसी कागज पर अपने सिग्नेचर कीजिएगा, यानी कि बिल्डर बायर अग्रीमेंट कीजिएगा, जो कि आपको अभी प्रदीप जी ने भी समझाया है। खैर, इस बीच में हमारे साथ कुछ दर्शकों के सवाल जो है वो आ गए इस मुद्दे से जुड़े हुए। तो प्रदीप जी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो ग्रेटर नोएडा से ऋतु खन्ना का है। ये कह रही है कि लोडर में बिल्डर किन किन सुविधाओं को शामिल करता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल रहता है प्रदीप जी, क्योंकि लोडिंग के नाम पे कई बार बिल्डर कुछ भी बोल देते हैं कि अच्छा ये भी चीज शामिल है, ये फैसिलिटी भी शामिल है। लेकिन अगर हम देखा जाए रेगुलेटरी क्या कहती है, रेरा क्या कहता है, कौन कौन सी चीजें जो है वो लोडिंग के नाम पर बिल्डर सुविधाओं में शामिल कर सकते हैं? देखिए, रूटीन में जो देखा जाता है वो लिफ्ट और उसकी लॉबी, स्टेयर्स, कॉरिडोर, साथ में कोई हॉल है तो, या क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, पार्किंग, गार्डन एरिया, प्ले एरिया, सिक्योरिटी रूम, फिर सर्विस शाफ्ट, ये सब जनरली इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि डेवलपर कई बार मोम टी जो ऊपर टेरेस पे लगी है, वाटर टैंक, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका कोई लॉजिक नहीं है उसको भी ऐड कर देता है, तो उससे लोडिंग की परसेंटेज काफी बढ़ जाती है। तो इसका रूल होना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई रूल अभी सुपर एरिया को डिफाइन करने का नहीं बना है। इसका फायदा अभी भी रियल एस्टेट मार्केट में अच्छे खासे तरीके से उठाया जा रहा है। और लोडिंग जो हमारा आज का मुद्दा है, तो लोडिंग फैक्टर का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुपर एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और आपको कारपेट एरिया और 2-4 साल इसी तरह ट्रेंड चलता रहा तो ये पॉसिबल है कि 250 स्क्वायर फीट ही आपको कारपेट एरिया मिले। ठीक है, तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत जो है हम देख रहे हैं। जो फ्लैट्स हैं उनमें लोडिंग के नाम पर जो है वो आपका कारपेट एरिया कटता जा रहा है। और ऐसे में बिल्डर जो है वो तो खैर हमेशा अपनी मनमानी करते ही रहे थे और अब जो है वो मनमानी आगे कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अब लोडिंग के नाम पर जो है ये मनमानी चलती जा रही है। और यही कारण है कि हम आपको जागरूक करने के लिए आज का एक खास शो लेकर आए हैं। दूसरा सवाल जो है पुणे से अमित राठी का है। ये कह रहे कि बिल्डर ने सुविधाओं का वादा किया था लेकिन ज्यादा लोडिंग करके जो है कम जगह दी है, इसका कोई लीगल रास्ता है? तो क्या कोई प्रदीप जी लीगल तरीका भी है इसमें कि कोई बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट की जा सके? जैसा कि अभी आपने बताया कि वाटर टैंक वगैरह के नाम पर भी जो है वो लोडिंग जो है बढ़ा दी जाती है, तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है तो क्या वो कोई केस वगैरह कर सकता है या रेरा में उसकी सुनवाई होगी? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बिल्डर ने ब्राउचर या एग्रीमेंट में आपको वादा किया था और कारपेट एरिया आपका कम निकला है, तो आप रेरा या कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। रेरा एक्ट के तहत बिल्डर को कारपेट एरिया के बेसिस पर ही फ्लैट और साइज बताना जरूरी है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो आपके पास इसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा प्रूफ होना जरूरी है। और जैसा मैंने बताया कि रेरा के अंदर स्ट्रिक्टली बिल्डर बायर एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता है, तो आपको जो ओरल कमिटमेंट की गई है वो सब अगर वीवी में है और उसके बाद कोई मिसमैच है, कोई डिस्प्यूट आपको दिख रहा है, तो आप जरूर इन फोरम्स में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं और उसकी सुनवाई भी हो रही है। और यही बात हम हमेशा दर्शकों से अपने कहते आए हैं कि कोई भी चीज़ जो है आप ओरल कम्युनिकेशन के जरिए मत करिएगा। अगर आपको बिल्डर किसी भी तरह का कोई वादा कर रहा है तो उसको लिखित में ज़रूर लीजिएगा। और बिल्कुल आपने सर सही कहा है प्रदीप सर कि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिटर्न में जो चीज़ें होंगी उन्हीं के बेसिस पर जो है वो लीगल राह जो होगी वो आपकी आसान हो जाएगी। तो अगर आपको बिल्डर ने कहा था कि भाई आपका कारपेट एरिया इतना रहने वाला है, तो वो या तो ब्रोशर में लिखा होना चाहिए या बिल्डर
बायर अग्रीमेंट में होना चाहिए और उसके बेसिस पर ही जो है आप कोई लीगल रास्ता चुन सकते हैं। अगला सवाल जो है हैदराबाद से शिवा प्रसाद का है। ये कह रहे हैं कि क्या रेरा में कोई लोडिंग की लिमिट होती है? हम प्रदीप सर अभी ये चर्चा भी कर रहे थे कि रेरा क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल ठीक कहा। और शिवाजी, यहाँ पर लोडिंग की कोई लिमिट नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। ये सब अपनी मन मर्जी के हिसाब से चल रहा है। जिसको जितना पसंद आ रहा है वो पसंद के हिसाब से वो चीजें हो रही है। कुछ तो एक्चुअल चीजें हैं, उसके हिसाब से फाइनल होता है सुपर एरिया, ये बात सही है। लेकिन जब रेरा कह रहा है आप कारपेट एरिया के हिसाब से दो, तो क्यों हम कारपेट एरिया के हिसाब से नहीं दें? ये डेवलपर को लगता है कि इससे प्राइस ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा दिखेगा तो शायद बायर अट्रैक्ट ना हो उस चीज प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, इसीलिए सुपर एरिया के हिसाब से दिखाया जाता है। तो यहाँ लोडिंग की लिमिट होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बेलगाम घोड़े की तरह तेजी से भागता जा रहा है, और ये होम बायर्स की जेब से पैसा नुकसान काफी इससे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि इसकी लिमिट तय होना आज के डेट में बहुत जरूरी है। नहीं तो रियल एस्टेट मार्केट में जो रह रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आ रहा है धीरे धीरे, बायर्स का कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। लोगों का रेरा से विश्वास पूरी तरह से उठ सकता है। तो लोडिंग फैक्टर एक बड़ी समस्या है, इस पे जरूर आज ही कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। बल्कि इतनी देर भी जो हो गई है, मेरे को लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि देर तो हो चुकी है, क्योंकि रेरा जो है, रेरा से हमने उम्मीद यही की थी कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोडिंग को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और यही वजह है कि आज का ये शो जो है बहुत खास हो जाता है, क्योंकि हम आपके हक की आवाज़ उठा रहे हैं। हम आप तमाम दर्शकों को जागरूक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप समझिए कि कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये अलग अलग टर्म्स यूज़ करके जो है डेवलपर्स, बिल्डर्स कितना आपको जो है वो आपसे पैसा वसूल लेते हैं, लेकिन असल में जो वादा किया जाता है वो पूरी तरह से निभाया नहीं जाता है। प्रदीप जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझाएंगे जिन टर्म्स का भी हम जिक्र कर रहे थे, कारपेट एरिया का, सुपर बिल्टअप एरिया का, इन दोनों में अंतर कहाँ आ जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज, क्या क्या चीजें जो है इन दोनों के अंडर आती हैं, और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग शहरों में कितना लोडिंग फैक्टर जो है बढ़ चुका है, क्योंकि अभिषेक के पास आंकड़े ऐसे हैं जो आपको आज चौंका कर रख देंगे। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। लोडिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फैक्टर होता है बायर्स के लिए। जब भी वो अगर घर खरीद रहे हैं तो लोडिंग फैक्टर के बारे में ज़रूर पूछें, कितना ज़्यादा लोडिंग फैक्टर है। जितना कम लोडिंग फैक्टर होगा उतना अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया के बीच में जो एक्चुअली जो डिफरेंस होता है उसी को एक तरह से लोडिंग फैक्टर कहते हैं, और ये लगातार वैसे पिछले कुछ 6 सालों में बढ़ रहा है, खास तौर पे मेट्रो शहरों में। आंकड़े एनालॉग की ओर से पेश किए गए हैं, जो कि एक एक करके हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो मुंबई मेट्रो रीजन यानी कि एमएमआर में 2019 में जहां लोडिंग फैक्टर जो था वो 33% था, वो अब बढ़कर 43% हो गया है Q1 2025 में। बेंगलुरु की बात करें, दूसरा बड़ा मेट्रो शहर, वहां पर 2019 में 30% लोडिंग फैक्टर हुआ करता था, लेकिन वो बढ़कर अब 41% हो गया है। दिल्ली एनसीआर में करीब 31% था 2019 में, अब 6 साल बाद 41% यहाँ पर भी लोडिंग फैक्टर हो गया है। पुणे में 32% था, जो बढ़कर 40% हो गया है। हैदराबाद में 30% था, जो बढ़कर 38%, 8% का यहाँ पर इजाफा हुआ है। वहीं कोलकाता में 30% से 39% तक ये लोडिंग फैक्टर जो है बढ़ गया। मतलब करीब करीब 6 सालों में 10 से 11% तक लोडिंग फैक्टर है जो बढ़ गया है पिछले 6 सालों में। अब ज़रा इसकी हम जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंस होते हैं कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में, वो क्या होता है, क्योंकि वही एक तरह से डिफाइन करते हैं कि लोडिंग फैक्टर कितना होगा। तो उसके दूसरे ग्राफिक में हम लोग देखते हैं, तो कारपेट एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं, जो लिवेबल स्पेस होता है, जो यूजेबल स्पेस होता है, जैसे कि बेडरूम, हॉल, किचन वगैरह, इन सबको कारपेट एरिया में एक तरह से इंक्लूड किया जाता है। इसमें लॉबी, सीढ़ियाँ, आपके क्लब्स वगैरह ये सब शामिल नहीं होते हैं। वो शामिल होते हैं आपके सुपर बिल्टअप एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैट यानी कि कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया जैसे कि सीढ़ियाँ, लिफ्ट, लॉबी, क्लब हाउस आदि हिस्सा जो होता है वो इसमें पूरा शामिल होता है। कॉमन एरिया में शामिल
कॉमन एरिया असल में जो होता है वो आपके कारपेट एरिया में शामिल नहीं होता है, वो शामिल होता है सिर्फ बिल्टअप सुपर बिल्टअप एरिया में। वहीं कुल एरिया का कितना हिस्सा होता है, तो फ्लैट का 70 से 75% कहा जाता है कि कारपेट एरिया में शामिल होता है। वहीं सुपर बिल्टअप एरिया में पूरा 100% फ्लैट का हिस्सा सुपर बिल्टअप एरिया में होता है। वहीं इसकी कीमत की अगर बात करें तो फिर जो आप कीमत देते हैं वो कारपेट एरिया पे नहीं देते हैं, वो आप देते हैं सुपर बिल्टअप एरिया में, जो कि 100% पूरा जो एरिया होता है कारपेट फ्लैट प्लस कॉमन एरिया, उसका जो प्राइस बनता है पूरा, वो आप इसके लिए फ्लैट के लिए देते हैं। तो ये है कुल मिला के एक तरह से लोडिंग फैक्टर, उसके बाद कारपेट एरिया प्लस सुपर एरिया के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें दोनों के बीच में फ़र्क समझा दिया है कि कारपेट एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात जो है वो ये रही है कि पिछले कुछ सालों में जो लोडिंग फैक्टर है वो 10 से 11% बढ़ गया है। यानी कि आपको स्पेस जो है घर में रहने के लिए कम मिल रहा है, बल्कि आपके साथ क्या है, एक ठगी हो रही है। ठगी ये हो रही है कि सुविधाओं के नाम पर बिल्डर डेवलपर्स आपको ये कहते हैं कि हम आपको जो है ये सुविधा दे रहे हैं, ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये एमिनिटी दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपका कारपेट एरिया कम करे जा रहे हैं और आपके पास घर के अंदर जो रहने की स्पेस होती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इसलिए आपको भी जो है ये समझना होगा कि आपको भी आपके हक का सवाल जो है उठाना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। जैसे कि आज हम चर्चा भी यही कर रहे हैं कि जब भी आप किसी डेवलपर्स के पास जाते हैं, कोई अपना अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो लिखित में उससे जरूर लीजिए कि वो आपको कितना कारपेट एरिया दे रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ जो है प्रदीप जी जुड़े भी हुए हैं। तो प्रदीप जी, एक आम होम बायर कैसे ये समझे कि उसे असल में कितना एरिया मिलने वाला है? क्योंकि हमें जो है, हमने यही देखा है कि डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो मुंह जबानी वादे कर देते हैं, लेकिन हम भी नहीं समझ पाते हैं कि घर के अंदर जो हमें एरिया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। यहाँ पर जो है किस तरीके से एक आम व्यक्ति जान सकता है कि उसको कितना एरिया घर के अंदर मिला है? देखिए पल्लवी, मैंने देखा है रियल एस्टेट मार्केट में कई जगहों के ऊपर, मतलब इवन जो सेल्स का स्टाफ होता है या एजेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। आप जब पूछेंगे उनसे कि हमें कितना एरिया मिलने वाला है, तो अक्सर ये अमूमन स्टेटमेंट में रेगुलर देखता हूँ रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड के तौर पर, कि बोला जाता है 20% एरिया कम है, मतलब लोडिंग 20% की है, आपको जो यूजेबल स्पेस मिलेगा वो 80% मिलेगा। लेकिन ये ओरल कम्युनिकेशन आपको हमेशा रिटर्न में लेना चाहिए, और एजेंट क्या कह रहा है उस पे ना जाते हुए, डेवलपर का सेल्स एम्प्लॉय क्या कह रहा है उस पे ना जाते हुए, रिटर्न में कंपनी के लेटर हेड के ऊपर या ब्राउचर में वो सारी चीजें लेनी चाहिए, या अगर पॉसिबल हो तो ऑफिशियल ईमेल से उनके लेना चाहिए। तब आपको ये क्लियर पता चल पाएगा कि आपका कारपेट एरिया क्या है, और जरूरत पड़े तो इसके लिए आप ईमेल भी दे सकते हैं उनको। ईमेल करके भी आप उनसे एक्चुअल कारपेट एरिया मांग सकते हैं, क्योंकि असली रहने की जगह आपका कारपेट एरिया है, सुपर एरिया नहीं है। सुपर बिल्टअप एरिया या सुपर एरिया के अंदर लोडिंग परसेंटेज है, आपको एग्जैक्ट लोडिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड की है ये भी आपको रिटर्न में लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कॉमन एरिया आपके फ्लैट का शेयर है। आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो क्वालिटी आपके फ्लैट में एरिया जुड़ा हुआ है उसके भी अलग से आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हो। तो ये आपको पहले रिटर्न में लेना जरूरी है, और फ्लैट का प्लान और लेआउट खुद चेक करें, और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर पढ़कर, कारपेट एरिया जो उसमें मेंशन है उसे देखकर, अगर आपको सुटेबल लगता है और आसपास के एरिया से कंपैरिजन करके अगर सुटेबल लगता है आपको, तभी वो प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। सर, आने वाले टाइम में आपको लगता है कि लोडिंग से जुड़े कोई नए नियम आ जाएंगे जिससे कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाए? देखिए, बायर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डिमांड तो बहुत दिनों से बढ़ रही है, आज तक तो कुछ आया नहीं। लेकिन अब जिस हिसाब से डिमांड तेजी से बढ़ी है, लगता है कि आने वाले टाइम में लोडिंग फैक्टर के ऊपर रेगुलेशन की डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर आए। तो अथॉरिटी लोडिंग की मैक्सिमम लिमिट या डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर सकती है, लेकिन फिलहाल आज के डेट में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आज के टाइम में मन माफिक सुपर एरिया डाला जाता है और प्राइस को कम करके दिखाया जाता है, क्योंकि सुपर एरिया में प्राइस कम करके दिखता है, और उसी में बायर आज के टाइम पे फंस रहा है, और कब तक फंसेगा
जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ जाते तब तक इसी तरह बायर फंसता रहेगा। और सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम है ये ज्यादा है, क्योंकि वहां पर दिखाया जाता है कि हम आपको पता नहीं कितनी सारी एमिनिटीज जो है वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हाई लोडिंग के नाम पर बहुत सारी एमिनिटीज का वादा तो कर दिया जाता है, लेकिन शायद उतना जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं होता है कि भाई आपको कितना कारपेट एरिया मिला है, कितना सुपर एरिया मिला है। देखिए, लग्जरी प्रॉपर्टी के नाम पे एमिनिटीज देना, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको लग्जरी प्रॉपर्टी की वाकई में जरूरत है या उसके अंदर जो एमिनिटीज दी गई हैं अगर वो वाकई में आपके काम की है तो आपको लोडिंग बेयर करनी चाहिए। मतलब आपको, अगर आप कंफर्टेबल हैं, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को इस चीज की जरूरत ही नहीं है और वो आपकी लोडिंग के अंदर इंक्लूड है, तो आप उसे क्यों बेयर करेंगे? तो आपको ऐसी सोसाइटी में घर लेना चाहिए जो आपकी जरूरत के हिसाब से एमिनिटीज उसके अंदर मेंशन हो, और उससे अगर ज्यादा है जिसका आपको यूज ही नहीं करना और वो आप लोडिंग अपने फ्लैट के साइज को भी कम कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आपको, चाहे वो लग्जरी हो या अफोर्डेबल हो, आपको अवॉइड करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप अवॉइड करिए जहां पर आपको लग रहा है कि लोडिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, इस बीच में एक चीज मैंने अक्सर और देखी है, जैसा कि अभी हमने बात की कि एमिनिटीज के नाम पर जो है वो क्लब वगैरह के चार्जेस जो है लिए जाते हैं, कई बार पार्किंग को भी जो है इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है सुपर एरिया के अंदर, लेकिन पार्किंग के चार्जेस जो है वो बिल्डर अलग से लेता है, क्लब के नाम पर जो है वो पैसा भी वो अलग से ले रहा है। फिर इन सब चीजों को कैसे वो जस्टिफाई कर देते हैं कि ये सब चीजें भी आपके सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूडेड है? ये पल्लवी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंक्लूड है, ये कौन जानता है? ये डेवलपर जानता है, लेकिन एज अ बायर क्या आप जानते हैं इस चीज को? क्या आपने रिटर्न में कम्युनिकेशन किया है? जैसे मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा फ्लैट का एरिया जो कटा है, जो सुपर एरिया में एरिया गया है, वो किन किन चीजों में है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसकी कीमत भी पे कर रहा हूं। ये आपको नहीं पता होने का फायदा ही डेवलपर उठाते हैं कि आपके फ्लैट के एरिया के ही डबल चार्ज ले लिए जाते हैं, चाहे वो पार्किंग है या क्लब है, उन सब के भी चार्ज ले लिए जाते हैं। तो जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, सारे बायर अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी और इसका कोई जस्टिफिकेशन रिटर्न में नहीं है। और ये फैसिलिटी और हाई एंड एमिनिटीज के नाम पर ये चीजें चलती भी रही हैं और ऐसी चलती भी रहेंगी। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहेंगी अगर आप, यानी कि आप एक बायर होने के नाते अगर जागरूक नहीं होंगे। जैसा कि प्रदीप जी बता रहे हैं कि अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन में सब कुछ नहीं लेंगे तो बिल्डर्स जो है वो मनमानी करते रहेंगे और आपकी सुनवाई रेरा में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेरा जो है वही प्रूफ लेता है जो आपने रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए जो है जुटाए हुए थे, या फिर अगर आप बाद में साबित करने जाएंगे वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या हुआ था, बातचीत अगर आपके पास होगी, तो उसको प्रूव करते करते आपको बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जब भी आप जो है एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें तमाम चीजें आपको अच्छे से लिखवा लेनी चाहिए। खैर प्रदीप जी, कुछ और सवाल हमारे पास हमारे दर्शकों के आए हैं, वो भी ले लेते हैं। जैसे चंडीगढ़ से विकास शर्मा कह रहे हैं कि क्या फ्लैट बुक करने से पहले बिल्डर से कारपेट एरिया लिखित में ले लेना चाहिए? अब प्रदीप जी, इसके साथ ही मेरा एक सवाल ये भी है कि कई बार बिल्डर्स देते भी नहीं है ऐसी चीजें लिखित में। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप वो प्रॉपर्टी लें जहां आपको रिटर्न में कारपेट एरिया नहीं मिल रहा हो। लेकिन पिछले 3 सालों में, जैसे मैंने बताया, एक मार्केट में ऐसा फोमो क्रिएट हो गया कि शायद ये धरती खत्म हो जाएगी, मतलब हिंदुस्तान में धरती नहीं बचेगी और अपार्टमेंट जो मिल रहा है या उसके ऊपर जो धरती के ऊपर लैंड के ऊपर ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनती है, अपार्टमेंट्स बनते हैं, तो शायद वो अब फ्यूचर में नहीं मिल पाएंगे जब तक बायर के माइंड में ये रहेगा और वो ये सोचता रहेगा कि आज मैं लगाऊंगा और मेरे को शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, तब तक वो इसको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह लेगा। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह जब वो लेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसकी गहराई में ना जाए कि एक्चुअल एरिया उसे क्या मिल रहा है, वो उसे समझ ना पाए। और जब तक वो उसको नहीं समझेगा तब तक इस तरह के फ्रॉड चलते रहेंगे। तो आपको हमेशा रियल एस्टेट को एक लॉन्ग टर्म विजन से बाय करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के हिसाब से कि मैं आज लगाऊंगा, मेरे को 6 महीने के बाद डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे कहने वाले एजेंटों से या डेवलपर से सबसे दूर रहना चाहिए। आपकी पॉकेट के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी आपको सूट कर रही है, आपकी फाइनेंस की एबिलिटी उतनी है, तभी आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी
फिर से कहूंगा लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है और अच्छा रिटर्न देती है, और तब रिटर्न देती है जब उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपके लिए फेवरेबल हो। क्योंकि अगर एक ही टाइम पे आप 5 अलग अलग लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पांचों लोकेशन में अलग अलग रिटर्न आता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स क्या है और आपके हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपको सबको ना, दर्शकों को एक चीज समझनी होगी, जैसा कि प्रदीप जी ने भी बताया कि कहीं ना बिल्डर आपके एक डर का फायदा उठाते हैं, एक फोमो क्रिएट करते हैं। फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो ये आपको दिखाएंगे कि बस ये बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी बची है, आपको जो साइज चाहिए था इसमें सारे फ्लैट बिक चुके हैं, मेरे पास तो बस ये 1-2 यूनिट पड़ी हुई हैं, अगर आपने खरीदनी है तो खरीद लो, नहीं तो मेरे पास 10 और जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। जब आपके अंदर ये डर आ जाता है ना, तो बस इसी का फायदा जो है वो आपका उठा लिया जाता है। आपको कहा जाता है कि अच्छा यही पेपर है हमारे पास, फटाफट आप साइन कर दीजिए, और आप भी साइन कर देते। लेकिन आपको यह समझना होगा, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई उसके अंदर लगानी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में आप एक गलत डील साइन कर लें। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको फोमो में नहीं आना है। बिल्डर हो गया या फिर उनके एजेंट्स हो गए, उनका काम ही यही है कि वो आपको डराएंगे कि बस ये लास्ट प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आपको नहीं डरना है। आपको क्या करना है कि कम से कम 3 से 4 जो हैं उसके ऑल्टरनेट देख के रखने हैं, ताकि आप भी अच्छे से देखकर, समझकर, परखकर जो है प्रॉपर्टी ले सके। अगला सवाल प्रदीप जी, जयपुर से ना नीलिमा जोशी का आया है। ये कह रही हैं कि बिल्डर के ब्रोशर और साइट प्लान में साइज जो है वो अलग अलग दिख रहा है, तो किसे सही माना जाए? देखिए, ना ब्रोशर को सही मानिए और ना आपकी जो साइट प्लान है ब्रोशर के अंदर उसको सही मानिए। वैसे ये रिटन डॉक्यूमेंट है, ये आपके लिए काम आता है, लेकिन टेक्निकली जो अप्रूव्ड साइट प्लान है, जो रेरा की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड होता है, उसको लेके एक अच्छे आर्किटेक्ट से या अच्छे इंजीनियर से कोशिश कीजिए उसे समझने की। और एक से समझ नहीं आया तो दूसरे के पास जाके एक्चुअल एरिया, यूजेबल एरिया क्या है, अगर आप वो फाइंड आउट कर पाए लेने से पहले, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने में आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे को एक्चुअल कितना एरिया मिल रहा है। तो अप्रूव्ड प्लान, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सिग्नेचर होते हैं, वही अप्रूव्ड प्लान होता है। तो उसकी कॉपी लेकर या रेरा की वेबसाइट पे जाके उसकी कॉपी डाउनलोड करके और फिर उस एरिया को समझकर तभी प्रॉपर्टी बाय कर। ठीक है, तो अप्रूव प्लान अगर आपको मिल जाता है तो उसको जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लिया। नोएडा से रीना गुप्ता का अगला सवाल है। ये लिख रही हैं कि मैंने जो फ्लैट लिया था उसमें लिखा था कि 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, लेकिन देखने में जो है काफी छोटा लग रहा है। असल कारपेट एरिया को चेक कैसे करूं? देखिए, रेरा की वेबसाइट या बिल्डर से अप्रूव्ड लेआउट प्लान आप मांग सकते हैं, फ्लैट का फिजिकल मेजरमेंट कर सकते हैं। अब वो टेप पकड़कर करने वाली नौबत खत्म हो गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे आप एक कोने पे खड़े होकर दूसरी जगह लाइट करेंगे तो लेजर लाइट से आपकी मेजरमेंट रूम की निकल आती है। तो उससे भी आप मेजरमेंट खुद कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। या इस ट्रेड के किसी समझदार आदमी से बात करें जो आपको उन चीजों में हेल्प करेगा। कारपेट एरिया में सिर्फ वही जगह शामिल होती है जहां आपका फ्लोर या कारपेट एरिया, जहां आप कारपेट बिछा सकते हैं। दीवारों की मोटाई जो है वो बालकनी, कॉरिडोर आदि इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। तो इसको आप अच्छे से मेजरमेंट खुद करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जैसे आपको प्रदीप जी ने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है कि कारपेट एरिया में वो चीज़ें आएंगी जहां पर आप कारपेट बिछा सकते हैं, यानी कि घर के अंदर का एरिया। उसमें आपके दीवारों की मोटाई हो गई या फिर बालकनी हो गई, वो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। खैर प्रदीप जी, आखिर में मैं बस आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। एक आम आदमी, एक आम होम बायर जो है वो फ्लैट खरीदते समय लोडिंग, कारपेट एरिया और सुपर एरिया से जुड़ी किन किन बातों का ख्याल रखे जिससे कि उसे कोई ठग ना पाए? देखिए, सबसे पहले तो कारपेट एरिया आपको रिटर्न में लेना है, कुछ हवा में नहीं, ओरल कम्युनिकेशन पे बिल्कुल नहीं जाना। रिटर्न में ही कारपेट एरिया लेना है। और लोडिंग परसेंटेज को खुद कैलकुलेट करना है। इसको भी ओरल में नहीं जाना कि 20% ही होता है, ये फॉर्मूला अब नहीं चल रहा है। तो एक्चुअल में इसको खुद कैलकुलेट करना है कि लोडिंग इस पे कितनी आ रही है। और जरूरत पड़े तो आपको रेरा के डॉक्यूमेंट में जाकर, रेरा की वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड करके और फिर आपको उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहिए खुद।
क्योंकि जो फाइनल प्लान अथॉरिटीज ने अप्रूव किया है बनने वाला वही है। ब्रोशर में अगर डिस्प्यूट आता है तो आप रेरा जाके फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो एक लड़ाई है जो आपको कोर्ट के थ्रू होके जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने प्लान को आज ही देख लिया कि एक्चुअल में अप्रूव प्लान क्या है, तो ये लड़ाई जो बाद में आप लड़ेंगे शायद इससे आप बच सकते हैं। तो हमेशा सजग बायर बन के प्रॉपर्टी खरीदना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक सजग बायर जो है वो बनना, एक जागरूक बायर बनना है। आपको क्या करना है, जो प्रदीप जी ने आपको बताया, रिटन कम्युनिकेशन कीजिए, ओरल वादों पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। इसके अलावा रेरा पे जो वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं उनको चेक कीजिए। अप्रूव लेआउट जो है वो ज़रूर देखिए। ब्रोशर में बिल्डर आपको कुछ भी लिख के दे सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और ऐसा हमने कई बार देखा भी है। इसलिए आपको अप्रूव लेआउट को जो है वो एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि बिल्डर जो वादा ब्रोशर के जरिए कर रहा है वो वाकई सही है या नहीं है। खैर प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। ये एक बहुत अहम मुद्दा था, क्योंकि बहुत से लोग जो है आज भी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। और एक जो बायर है उसके हक के लिए जो आपने आज ये चीज़ें हमें बड़ी आसान भाषा में बताई है ना, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में आपको हम एक चेकलिस्ट देकर भी जा रहे हैं। जब भी आप फ्लैट खरीदे ना, तो आपको बिल्डर से कुछ सवाल जरूर पूछने हैं। इन सवालों को चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये पूछना है कि कारपेट एरिया जो है वो कितना है। आपको ये जरूर जानना है, ये आपका हक है, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं पता लग पाएंगी। उसके अलावा बिल्डर से ये भी जानिए कि लोडिंग कितनी हो रही है, कि यानी कि लोडिंग के नाम पर जो वो आपसे पैसा ले रहा है वो कितने एरिया का ले रहा है। आप उससे ये भी पूछिए कि कीमत किस चीज़ पर ली जा रही है, भाई लोडिंग पे ली जा रही है, कारपेट एरिया पे ली जा रही है, और कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं वो आपको दी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो है कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि कॉमन एरिया में जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो हम लोडिंग के नाम पर आपको दे रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये ज़रूर आप बिल्डर से पूछेगा। ये 4 सवाल जो है आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और जब भी आप घर खरीदने जाएं तो बिल्डर से ये बातें पूछिए, और उसके बाद तमाम जवाबों को ना एक लिखित डॉक्यूमेंट में ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे तो ईमेल के ज़रिए ले लीजिएगा, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है सीधा डेवलपर को, बिल्डर को ये कह सकते हैं कि भाई आपने तो मुझे ये 4 चीज़ें बताई थी लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद अगर कोई लीगल राह अपनानी पड़े तो आपको ये रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी काम आएगा। तो फ्लैट खरीदते वक्त ना सिर्फ बड़े नामों से, नंबरों से आपको प्रभावित नहीं होना है। ये भी ज़रूर जानिए कि असली रहने लायक कारपेट एरिया आखिरकार कितना है, क्योंकि असली घर वही होता है जहां आपका परिवार सांस ले सके, खेल सके, सुकून से जी सके, ना कि वो कॉमन एरिया जो कि कभी कभी काम आता है। तो सच को समझिए, सवाल उठाइए और घर खरीदिए, लेकिन सोच समझकर। तो आज के इस खास शो में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और मुद्दे के साथ।